हेलो दोस्तों, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 24 अप्रैल का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और इसमें हम एडिटोरियल को भी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोनों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स या टर्म्स यूज हुए उसको हम डिफाइन करेंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं बाद में आप। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। आपको बेल नोटिफिकेशन सब्सक्राइब बटन दाबने के बाद दिखेगा। और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें ताकि आप सारे जो न्यूज हैं इंपॉर्टेंट हिंदू न्यूज़पेपर आपका कवर हो जाएगा इन आधे घंटे में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज है आपका, सेंटर अलॉट्स 5 kg ऑफ ग्रेन फ्री टू पुअर। ये बेसिकली कल जो मीटिंग हुई उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स 80 करोड़ बेनिफिशरीज को दिया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत में। ये स्कीम लास्ट ईयर ही लॉन्च हुई थी। तो ये जो है मई जून में बेसिकली इसको दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स कर्फ्यू में हैं और कोविड इन्फेक्शन के कारण बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई है। तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रोजगार नहीं है, तो खाने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 26,000 करोड़ रुपए रखे हैं इस स्कीम, इस 2 महीने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये स्कीम क्या है ये आप थोड़ा समझ लें। बेसिकली ये स्कीम जो है कहे तो लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था, बेसिकली कोविड लॉकडाउन के समय में। कोविड का जो लॉकडाउन हुआ था पिछले साल, तो इस ये जो है बेसिकली पार्ट है गरीब कल्याण पैकेज का, जो पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। इसमें और भी पैकेज थे, इसमें जैसे कि है ना किसी को इंश्योरेंस कवर देने का था, हेल्थ केयर वर्कर्स को, किसानों को हेल्प करने का था, विमेन को हेल्प करने का था, पैकेज देने का था। तो वो सारा जो कल्याण पैकेज के अंतर्गत में दिया गया था, उसी का एक पार्ट जो है फूड सिक्योरिटी का अगर हम कहे पार्ट, उसे कहा गया गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये जो 3 मंथ पीरियड के लिए पिछले साल अनाउंस किया गया था अप्रैल मई जून में, और उसमें 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स जो थे उनको कवर किया गया था, जिस जैसे हम अभी कवर कर रहे हैं इस बार। और ये जो बेसिकली इसका एम क्या था कि जो जो कवर्ड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, उनको एडिशनल जो है 5 kg ऑफ ग्रेन्स व्हीट या राइस दिया जाएगा फॉर फ्री, इन एडिशन टू 5 kg ऑफ सब्सिडाइज फूड ग्रेन, जो ऑलरेडी अगर आप देखें पीडीएस स्कीम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से राशन कार्ड होल्डर जो है ऑलरेडी सब्सिडाइज रेट पे जो है वो उनको राशन मिलता है। सब्सिडाइज रेट पे मतलब फ्री नहीं मिलता है, कुछ कम रेट में मिलता है। और उनको एडिशनली 5 kg ऑफ ग्रेन दिया जाएगा। इन कोविड के समय में पिछले साल दिया गया था और इस साल भी मई और जून के महीने में दिया जाएगा। और इसके अलावा बेनिफिशरीज को 1 kg ऑफ दाल पल्सेज भी फ्री मिलेगी अकॉर्डिंग टू रीजनल प्रेफरेंसेज। अगर रीजन में वहाँ पे लोग खाते हैं तो उनको 1 kg ऑफ दाल जो है, क्योंकि वो प्रोटीन डाइट है, प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के तौर पे उनको दिया जाएगा। तो ये बेसिकली कल गवर्नमेंट अनाउंस किया, तो इस स्कीम को आप जरूर नोट डाउन करें और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं नेट पर सर्च करके। नेक्स्ट आपका आर्टिकल, राइजिंग प्रिवलेंस ऑफ यूके स्ट्रेन इन दिल्ली। तो ये बेसिकली जो यूके स्ट्रेन है उसका न ज्यादा देखा गया जो म्यूटेशन, ये आपका जीनोम सीक्वेंसिंग होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, बेसिकली आप जो वायरस जो लोग इन्फेक्टेड हुए उनका सैंपल लेकर के वायरस का जो है सीक्वेंसिंग किया जाता है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग। इससे पता चलता है उसमें कौन सा वायरस है, म्यूटेशन क्या है, क्या अभी उसका स्टेटस है। तो उसमें बहुत सारे दिल्ली के केसेस में पाया गया कि अप टू 50% लोग जो है उनके उनको यूके वेरिएंट से इन्फेक्टेड है। ये यूके वेरिएंट बेसिकली वेरिएंट ऑफ कंसर्न के कैटेगरी में आता है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है बेसिकली ये ग्लोबल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, GS8, इसको हमने पहले भी कवर किया है। वो देखती है अलग अलग देशों से जो सीक्वेंसिंग जीनोम का रिपोर्ट आता है, जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट आता है, उस बेसिस पर डिसाइड करती है कि कौन से वेरिएंट्स, क्योंकि अभी हमने देखा कि वायरस जो है वो बदलता रहता है, म्यूटेट होते रहता है, तो अलग अलग वेरिएंट्स उसके आ जाते हैं। तो कौन सा वेरिएंट जो है कंसर्न की कैटेगरी में आता है, मतलब अगर उसमें कंसर्न का मतलब उसमें ज्यादा इन्फेक्शन रेट है या सीवियरिटी जो है ज्यादा हो रही है उसमें, या वो इम्यून सिस्टम को, वैक्सीन सिस्टम को स्केप कर रहा है, तो वैसे वेरिएंट्स को, वैसे म्यूटेशंस को जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है। अभी तक हम कहें तो 3 जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी तक डिक्लेयर हुए हैं, यूके का वेरिएंट, साउथ अफ्रीका और ब्राजीलियन वेरिएंट। ये तीनों वेरिएंट जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में जो डबल म्यूटेशन पाया जा रहा है वो उसकी भी रिपोर्ट गई है ग्लोबल लेवल पर, बट अभी तक उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में वो है, उसको अभी एनालाइज किया जा रहा है कि क्या उससे ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, क्या वो सिवियरिटी ज्यादा कुछ कर रहा है, क्या उसमें चेंजेज है। तो अगर वैसा दिखता है उसमें तो उसको भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में डाला जा सकता है। यही बेसिकली देखा गया है इसमें।
वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में बताना चाह रहा था कि क्या होता है और म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है। इसको आप ध्यान में रखें। ये जो लैब है आपका कंसोर्टियम, ये बेसिकली क्या है, ये इंडिया के 10 लैब जो है उनका एक कंसोर्टियम है, मतलब एक ग्रुप है गवर्नमेंट लैब्स का बेसिकली, जो कि म्यूटेशंस जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो कर रहा है वायरस की। इसको उसी का नाम दिया गया है इंडियन सार्स कोवी कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। तो ये बेसिकली इनका टास्क है कि जीनोम सीक्वेंसिंग करना। इसमें अलग अलग राज्यों से के लैब्स जो है, एक्रेडिटेड लैब्स जो है, गवर्नमेंट लैब्स, उनको इसमें रखा गया है और इनका काम है कि जीनोम सीक्वेंसिंग, वायरस की सीक्वेंसिंग करना और उसकी रिपोर्ट जो है बेसिकली एनालाइज करना और फिर जो ग्लोबल लेवल पर उसको रेफर करना। इसके इसके बारे में मैंने वीडियो किया है जिसको आप देख सकते हैं डिटेल में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं एडिटोरियल पे, इंडिया कोविड क्राइसिस व्हेन डिफिकल्ट बिकम वर्स। तो ये पहला एडिटोरियल है। इसमें बेसिकली ज्यादा कुछ खास नहीं, इसमें कहा गया कि कैसे हम उसको डील कर सकते हैं जो भी सेकंड वेव है। तो पहले इन्होंने कहा कि ये ना पॉलिटिकल लैप्सेस के कारण बेसिकली हमने ध्यान नहीं दिया, जो हमारा केसेस काफी ड्रॉप हो गया था उस समय हमने फिर ध्यान नहीं दिया उसको, कैसे हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम को। तो हमने ओवर कॉन्फिडेंस जो था एक तरह से बेसिकली उसके कारण जो है, अगर हम देखें, वायरस हैज टेकन एडवांटेज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारे में आ गया था कि भाई हमने तो डिफीट कर दिया वायरस को, कोविड हमारा खत्म हो गया है, चला गया है। उसके कारण जो हम देख रहे हैं आज म्यूटेशन हो रहा है और ज्यादा इन्फेक्शन रेट बढ़ गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा जैसे कि पॉलिटिकल रैलियां हुई, लार्ज गैदरिंग्स को अलाउ किया गया, कुंभ मेला हुआ, तो ये सब चीजें एक जो ट्रिगर पॉइंट था जिसके कारण हमने देखा अभी सेकेंड वेव को हम देख रहे हैं। इसको हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए था, हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए जैसे हमने लास्ट ईयर फॉलो किया था। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस एक बेसिकली कारण था। तो अब क्या करने की जरूरत है, ये कुछ सजेशंस हम लिख सकते हैं यहाँ पर। बाकी तो इन्होंने पॉलिटिकली मैसेज एक तरह से दिया है, तो सजेशंस क्या क्या आप लिख सकते हैं, क्या क्या करने की जरूरत है अभी। पहला, रैपिडली स्केल जीनोमिक सर्विलेंस। जीनोमिक सर्विलेंस अभी हमने देखा पिछले आर्टिकल में कि जो जितने भी केसेज आ रहे हैं उसको हमको जीनोमिक उसका सीक्वेंसिंग करना होगा कि हमें पता चले कि वायरस कैसे म्यूटेट कर रहा है, वायरस के क्या चेंजेज आ रहे हैं, ताकि हम उस हिसाब से डेटा जो हमें कलेक्ट हो सके, ताकि उस हिसाब से हम पॉलिसी डिसीजन ले सके गवर्नमेंट। तो इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। पहला ये हो गया आपका जीनोमिक सर्विलेंस जो है, और तेज करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सैंपल हमको टेस्ट करने की, सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है। अभी सैंपलिंग जो है बहुत कम हो रही है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लॉकडाउन टारगेट भी हेल्प कर सकता है आपको ये चेन ब्रेक करने में। तो शॉर्ट टर्म हम लॉकडाउन कर सकते हैं, जैसे कुछ स्टेट्स ने किया भी है। उसके अलावा स्पेंडिंग द एक्सेस टू वैक्सीन, ये तीसरा सजेशन इन्होंने दिया कि एक्सेस टू वैक्सीन जो है अभी हमने इसे 18 साल से ऊपर का कर दिया, तो इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा ज्यादा लोगों को देने की जरूरत है, ताकि क्योंकि इसका बेनिफिट तो अभी टाइम लगता है बेसिकली। आप एक बार वैक्सीन लोगे डोज, उसके बाद सेकंड डोज लोगे, उसके बाद आप में इम्यूनिटी आती है, तो ये इस पर टाइम लगता है। लेकिन फिर भी हमें देखना चाहिए कि वैक्सीन जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लगाए। चैलेंजेस क्या है इसमें, लॉजिस्टिक चैलेंजेस है कि कैसे वैक्सीन को पहुंचाया जाए, बहुत जगह स्टॉक्स नहीं है। तो ये तीसरा सजेशन हो गया कि वैक्सीन को हमें ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसके अलावा टेस्टिंग को हमें और बढ़ाने की जरूरत है। ये चौथा आपका है कि अभी जो टेस्टिंग हो रहा है बेसिकली WHO का जो रिकमेंडेशन है कि जब तक पॉजिटिविटी रेट आपका 5% से कम ना आए तब तक आपको समझना चाहिए आपकी टेस्टिंग कम हो रही है, मतलब कि आपको जो टेस्टिंग और बढ़ाने की जरूरत है। पॉजिटिविटी रेट क्या होता है कि कितने लोग, जितने सैंपल का टेस्ट हुआ है उसमें से कितने लोग का पॉजिटिव आया है। तो अगर जब तक मान लीजिए हमने 100 सैंपल टेस्ट किया तो उसमें से 5 लोग अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिविटी रेट होगी आपकी 5। तो जब तक ऐसा 5 नहीं हो तब तक आपको टेस्टिंग को बढ़ाना है, जब तक कि इस टारगेट को हम मीट नहीं कर सके। तो इंडिया में अभी भी टेस्टिंग कम है, इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। पांचवा, यूनिवर्सल मास्क वियरिंग, ये हमें करने की जरूरत है, लोगों में स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने की जरूरत है कि यूनिवर्सली आप जब भी बाहर निकले तो मास्क जो है जरूर लगाएं, चाहे कोई भी हो। इसके अलावा छठा जिन्होंने लिखा है, जितने भी मेजर इवेंट्स है, चाहे इंडोर आउटडोर इवेंट्स हो, रैलीज हो, रिलीजियस फेस्टिवल्स हो, वेडिंग्स हो, उसको हमें बंद करने की जरूरत है, उसको हमें कम करने की जरूरत है, ताकि स्प्रेड जो है कम से कम हो सके। इसके अलावा ये 6 हो गया आपका। सेवंथ जो है आपका सजेशन कि हमें जो मैन्युफैक्चरर के साथ काम करने की जरूरत है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ देखने की उनको क्या वो प्रोडक्शन कैसे वो बढ़ा सकते हैं और ज्यादा ज्यादा, ताकि हमें वैक्सीन जो है हर लोगों तक हम पहुंचा सके। तो इसको हमें अभी गवर्नमेंट ने 4,500 करोड़ बेसिकली दिया भी है एडवांस पेमेंट सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को। तो और हमें देखने की जरूरत है उनको क्या जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, तो उस चीज को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वैक्सीन प्रोडक्शन और हम बढ़ा सके। तो ये बेसिकली 7 जो है सजेशंस है जिसको कि आप लिख सकते हैं सेकेंड वेव या
पेंडेमिक को डील करने के लिए, ऐसी पेंडेमिक को डील करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसको आप जनरली भी यूज कर सकते हैं बाकी केसेस में भी। तो ये आपका सजेशंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं, 7 सजेशंस है। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है ये है आपका अराइज एंड रिजुविनेट द थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस। ये बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को या फिर म्यूनिसिपल जो इंस्टीट्यूशंस है, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट जो है, उसको कैसे हम स्ट्रेंथन करें, इसके बारे में इन्होंने कहा है। बेसिकली तमिलनाडु का एग्जांपल लेते हुए इन्होंने कहा है कि कैसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और एक बात आपको नोट करने की जरूरत है कि आज जो है अप्रैल 24 को पंचायती राज डे जो है मनाया जाता है इंडिया में। इस बेसिस पर इन्होंने एक बेसिकली ये आर्टिकल दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज आर रिफॉर्म्ड टू इनेबल फॉर्म टू इनेबल जेन्युइन फिजिबिलिटी एंड एजुकेशन। चोला जो है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा तो चोला ने बेसिकली तरह से स्टार्ट किया था ये लोकल बॉडीज का फॉर्मेशन का, लोकल गवर्नमेंट के लिए कंसेप्ट जो है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम जेन्युइन फिजिबिलिटी देखें एजुकेशन जो है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का, प्लानिंग का, तो लोकल बॉडीज को इसके लिए स्ट्रेंथन करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इन्होंने गांधी जी का कहा कि गांधी जी का ये ड्रीम था, बेसिकली उनका एक आइडिया था ये पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट का, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का, जिसमें लोग भी पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट में। इसका क्या फायदा है पंचायती राज का कि वॉइसेज ऑफ पीपुल आर हर्ड लाउड एंड क्लियर। यहाँ पंचायती राज में अगर देखें आप लोकल गवर्नमेंट में, ग्राम सभाज में, तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर, वहां के जितने भी लोग हैं गांव के लोग। इससे क्या उनका वॉइस जो मतलब वो जो कहना चाहते हैं वो आप गवर्नमेंट सुन सकती है। ये इसका बेनिफिट है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। क्या फायदा है तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। ये अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 1884 में वहां पे ब्रिटिश ने पास किया था मद्रास लोकल बोर्ड एक्ट, जिसमें लोकल गवर्नमेंट लोकल बोर्ड को बनाने का कहा गया था। इससे बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आया हेल्थ और हाइजीन में, इन्होंने कहा है बेसिकली। और अगर हम इंडिया में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन कब मिला था, तो 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। 74th अमेंडमेंट में आपका म्यूनिसिपैलिटीज को स्टेब्लिश किया गया था, और 73rd अमेंडमेंट में जो है पंचायत को स्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपका 1992 में पास हुआ था अमेंडमेंट एक्ट, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा पॉलिटी में। तो इसके बाद जो है हमारे देश में संविधानिक उसको रिकॉग्निशन मिला आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। इसमें क्या क्या कहा गया था, बेसिकली मोटा मोटी बताया गया है इसमें। इस अमेंडमेंट में क्या क्या कहा गया है कि 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट होगा आपका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होगा, रिजर्वेशन होगा आपका, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वीमेन का रिजर्वेशन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंसिस्टेंसी लाने के लिए लोकल बॉडीज का इलेक्शन जो है 5 साल में एक बार होना जरूर कराना पड़ेगा आपको। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन इसमें था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन आपको बनाना है, जो कि लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवाएगा। अगर हम देखें असेंबली इलेक्शन और जो जनरल इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, और जब लोकल इलेक्शन होता है पंचायती राज का या म्यूनिसिपैलिटी का, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको कंडक्ट कराता है। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कही गई थी, इसमें आपको बनाना होगा, और रेस्पॉन्सिबिलिटी और रूल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना होगा पंचायती राज लोकल गवर्नमेंट को कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम उनको पावर जो है कुछ आपको देना होगा उनको। ये बेसिकली मोटा मोटी उन्होंने बताया कि इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया था। सेम चीज अप्रोक्स म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी लागू होती है। तो ग्राम सभा कुड एंड कैन बी प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व सच इशू। जो छोटे छोटे इशूज होते हैं विलेज लेवल पर, उसको हम ग्राम सभा से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका फायदा है। दूसरा आपका एक हमने यहाँ देखा वो कि लोगों की जो डाउन टोडन लोग हैं या जो वनरेबल लोग हैं या जो इनकी गांव में जो लोग हैं, उनके वॉइसेज भी वो भी अपनी बात कह सकते हैं पंचायत के थ्रू। यहाँ पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं डिस्प्यूट को। इसके अलावा तमिलनाडु की इन्होंने बात की, यहाँ पे कहा गया कि एटलीस्ट 4 टाइम्स एक साल में आपको मीट करना होगा हर ग्राम सभा को, और इंश्योर इक्वल राइट्स टू हाईलाइट द इशू दैट डिसरप्ट लाइफ। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा कि करने का प्रोविजन है, लेकिन होता नहीं। तमिलनाडु का इन्होंने एग्जाम्पल दिया। बेसिकली रियलिटी क्या है, टू बिकम मोर लाइक ऑक्शन हाउसेज हो गया यहाँ पर। गवर्नमेंट जो है डिड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू सीक ओपिनियंस एंड कंसेंसस ऑफ पीपल। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बेसिकली तमिलनाडु का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे ग्राम सभा का या पंचायत का उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया बहुत केसेज में, या फिर अप्रूवल जो है ट्विस्ट करके लिया एक तरह से। इसको आप छोड़ सकते हैं बेसिकली। बहुत जगह आप देखें, यहाँ जो हमने देखा वीमेन को रिजर्वेशन दिया गया था, लेकिन हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि वीमेन जो ऑन पेपर ही सिर्फ उसको हेड करती है, बेसिकली उनके जो हस्बैंड है या जो उनके फैमिली मेंबर्स है वो
ज़्यादा पावरफुल रहते हैं पंचायत के केस में। इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली पंचायत रिफॉर्म्स के केस में, पंचायत राज रिफॉर्म्स कैसे किया जा सकता है। तो इफिशियंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वी नीड टू स्ट्रेंथन अवर ग्राम सभा, होल्ड एरिया सभा, सिटीज में हम एरिया सभा करें, वार्ड कमेटी बनाएं, ऑनलाइन पंचायत मीटिंग करें, इंश्योर डिसेंट रेम्यूनरेशन टू पंचायत चीफ्स, पंचायत के जो ऑफिसर्स है काउंसिलर उनको अच्छी तनख्वाह मिले, और बेस्टो द ग्राम सभा विद द पावर टू रिवोक अपॉइंटेड मेंबर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। अगर ग्राम सभा को लगता है, ग्राम सभा क्या बेसिकली, ग्राम सभा जो एक ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हैं जितने भी एडल्ट मेंबर्स 18 ईयर्स से ज्यादा के जो लोग हैं एक विलेज में, वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। तो ग्राम सभा को पावर दिया जाए कि अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, मान लीजिए पंचायत चीफ हो गए, पंचायत इलेक्टेड बॉडी जो है उसमें जो मेंबर्स है उसको उसका रिवोक कर सके, मेंबर्स को हटा सके। तो ये सब बेसिकली उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथन, हाउ टू स्ट्रेंथन लोकल बॉडीज। ठीक है, इसमें आप सजेशन में आप ये 2 पॉइंट इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि 5 साल में इलेक्शन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में नहीं होता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका पंचायत रिफॉर्म के केस में आप ये लिख सकते हैं क्या क्या करने की जरूरत है, ये सजेशन दे सकते हैं। अब पंचायत क्यों जरूरी है, तो उसको यहाँ पे 2 पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें खास। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है इन्फर्नल इन्फर्नोस। ये बेसिकली जो है फायर, जो हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में लग रहे हैं फायर हैजार्ड्स जो है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी ऑडिट की जरूरत है। फायर सेफ्टी गाइडलाइंस जो है हॉस्पिटल्स को क्लियरली जो मानना चाहिए, थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन होना चाहिए सेफ्टी को लेकर के, एंड एडॉप्शन ऑफ फायर रिस्पांस प्लान। ये सब चीजें जो है सजेशन दिया इन्होंने बेसिकली कि क्या हम कर सकते हैं इस फायर हैजार्ड से बचने के लिए। फायर जो हम देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में बहुत, अभी अभी देखा मुंबई के विरार में एक हॉस्पिटल में फायर हो गया जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, मरीज मारे गए। तो ये कुछ सजेशन है। इसके बाद अलावा जो है इन्होंने कहा कि आईसीयूज में एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए जो कि स्मोक एक्यूमुलेशन ना हो सके। वेंटिलेटर्स कट ऑफ टू स्टॉप ब्लेज फ्रॉम स्प्रेडिंग, वेंटिलेटर कट ऑफ होना चाहिए। पीरियोडिक मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड इवैक्यूएशन प्लान फॉर सिकेस्ट पेशेंट। ये सब सजेशंस आप लिख सकते हैं। हॉस्पिटल हॉस्पिटल फायर के केस में, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपका जीएस पेपर 3 में है, उसमें आप फायर हैजार्ड से जो हॉस्पिटल फायर के केस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन चीजों को, सजेशंस को लिख सकते हैं कि क्या करने की जरूरत है। और ये भी, ये जनरल हो गया आपका इस तरह से कि भाई फायर सेफ्टी गाइडलाइंस को आपको मानना, किसी भी बॉडीज हो, हॉस्पिटल हो, मॉल हो, रेसिडेंशियल एरिया हो, थर्ड पार्टी एक्रेडिटेशन होना चाहिए, अडॉप्शन ऑफ फायर रिस्पांस प्लान होना चाहिए। तो ये जनरल है, और ये हॉस्पिटल के केस में, फायर के केस में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इन सजेशंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है टू लिटिल। ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी डिसीजन लिया कि भाई कोई भी रैली नहीं होगी, सिर्फ 500 से कम लोगों का मीटिंग अलाउ किया जाएगा। और ये जनरल वहाँ पे इलेक्शन चल रहा है, असेंबली इलेक्शन, इसमें कहा गया बेसिकली कि लेट है थोड़ा, इसको पहले करना किया जाना चाहिए। और बाकी कुछ पॉलिटिकल है इसमें, इसको आप छोड़ सकते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है इमरजेंसी यूज नॉट फॉर वीराफिन। ये वीराफिन ड्रग्स का जो है डीसीजीआई ने बेसिकली इसको अप्रूवल दिया है, इमरजेंसी अप्रूवल। जाइडस कैडिला जो इसको बनाता है, एंटीवायरल ड्रग है ये वीराफिन, जो कि मॉडरेट कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के काम में आएगा। ये बेसिकली इसके रिसर्च में पता चला है। हेल्प पेशेंट रिकवर फास्टर एंड अवॉइड मच ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस। तो ये वीराफिन ड्रग है, इसका फायदा है बेसिकली। तो इसमें ये बेसिक जो पहले जो ये ड्रग था, ये हेपेटाइटिस बी और सी को ट्रीट करने के काम में आता था। इसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है और इस कोविड के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, और इसको अप्रूवल भी मिल गया, इमरजेंसी अप्रूवल। इमरजेंसी अप्रूवल क्या होता है, ये हमने वैक्सीन के केस में भी हमने देखा था ऑलरेडी, मैंने वीडियो में कहा था। तो ये मेरा कोड़ा में मैंने आर्टिकल रखा है, उसका मैंने एक स्नैपशॉट रखा है यहाँ पर। तो इमरजेंसी यूज अप्रूवल क्या होता है इंडिया के केस में अगर हम देखें, तो इंडिया में रेगुलेशन जो है उसमें इमरजेंसी यूज अप्रूवल की कोई बात नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं है। हाँ ये है बेसिकली 2019 का जो रूल है आपका, ड्रग एक्ट जो है आपका, रूल्स जो है उसमें एक्सेलरेटेड अप्रूवल प्रोसेस की बात कही गई है, जो कि कुछ सिचुएशन जैसे कि मान लीजिए करंट पेंडेमिक जो है, ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेटेड अप्रूवल दिया जा सकता है, मतलब जल्द से जल्द अप्रूवल जो है, अप्रूवल फास्टर किया जा सकता है किसी ड्रग का या वैक्सीन का।
ये कब होगा, जबकि अगर देखा जाए इट इंटेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, तो वैसे ही कोई डिजीज को ट्रीट करने के लिए कोई ड्रग आता है, कोई वैक्सीन आती है, तो उसको जल्द से जल्द अप्रूवल देने की प्रक्रिया यहाँ पे हमारे देश में है। इमरजेंसी यूज अप्रूवल करके कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज में है। यूएसए में अगर हम देखें तो वहां पर ऐसा होता है। इसके लिए एक CDSCO जो है आपका जो बॉडी है वो परमिशन देती है, इमरजेंसी और रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल देती है। जैसे कोविड के लिए इन्होंने ऑलरेडी रेमडेसिविर को दिया, दवाई को दिया, आइटोलीजुमैब को दिया या इसको पिछले साल। और इसके अलावा वैक्सीन अप्रूवल जो हमने देखा, जो चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट का हो, आपका कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों को जो अप्रूवल जो है इसी प्रोसीजर के अंतर्गत दिया गया है, फास्टर अप्रूवल। ये अप्रूवल जैसे जनरली होता है, क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं वो 3 फेज में होते हैं, फेज 1, 2 और 3। लेकिन इस केस में एक्सेलरेटेड अप्रूवल में क्या होता है, फेज 2 ट्रायल के बाद ही आप अप्रूवल के लिए जा सकते हैं और अप्रूवल मिल सकता है। कंडीशन है उसमें कि आपका ड्रग जो है वो इफेक्टिवनेस शो कर रहा हो। आपने जो ट्रायल किया फेज 1 और फेज 2 में, उसके बेसिस पर कि आपका इफेक्टिव है, ड्रग जो है इफेक्टिव है, उस बेसिस पर आपको अप्रूवल दिया जा सकता है। ये अप्रूवल जो बेसिकली जैसे हमने कहा कि एक्सेलरेटेड अप्रूवल है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, फेज 3 का ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, पूरा ट्रायल अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन इसको एक्सेलरेटेड अप्रूवल दिया जाता है क्योंकि पेंडेमिक चल रहा है, वहां पे दवाई की बहुत सख्त जरूरत है, तो जल्द से जल्द इसको अप्रूवल दिया जाता है। तो ये बेसिकली 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल में बेसिक ज़्यादातर फेज 3 का ट्रायल का रिजल्ट भी आ जाता है, उसके बाद उसको फिर से अप्रूवल दिया जाता है, फॉर्मल अप्रूवल। तो ये इमरजेंसी अप्रूवल का प्रोसेस है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। बहुत न्यूज में अभी वैक्सीन को लेकर के भी हमने देखा था कि कोवैक्सीन को जब अप्रूवल मिला था, उसमें जो इश्यूज हुए थे उसको लेकर हमने इसको न्यूज में देखा था। इस प्रोसेस को जरूर आप ध्यान में रखें और इसके बारे में और DCGA के बारे में आप जरूर पढ़ें। मेरा पिछला वीडियो भी है जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको जरूर आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है RBI एक्सटेंड्स स्टेट्स वेज एंड मीन एडवांस मीन्स क्रेडिट टू सितंबर। तो ये बेसिकली जो वेज एंड मीन एडवांसेज जो है आपका स्कीम है RBI, जिसमें लोन देती है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसका लिमिट ऑफ 51,560 करोड़ जो है उसको 6 महीने के लिए कर दिया है। जैसे 3 महीने का होता है ये, इसको मैं बताऊंगा अभी। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है इस वायरस केसेस को लेकर के, पेंडेमिक को लेते हुए। तो ये वेज एंड मीन एडवांसेस क्या होता है, ये आपका जो हम कहें अगर मॉनेटरी पॉलिसी में काफी इंपॉर्टेंट है। आपका मॉनेटरी पॉलिसी में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक है ये, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसी का ये पार्ट ये भी है। ये बेसिकली टेम्पोररी लोन फैसिलिटी है जो सेंटर और स्टेट को RBI देती है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को देती है। ये बेसिकली स्टेट को हेल्प करने के लिए, अगर उनके पास रिसिप्ट उतना नहीं, कैश फ्लो उतना कम हो गया है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में उसको मीट करने के लिए वो स्टेट जो है RBI से लोन, एक तरह से टेम्पोररी लोन लेता है छोटे टाइम के लिए। इसी से हम वेज एंड मीन एडवांसेज कहते हैं। ये 1987 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पहले जो क्या था, ट्रेजरी बिल्स, एडहॉक ट्रेजरी बिल के थ्रू जो है फाइनेंस किया जाता था। इसको हटा करके बेसिकली इसको वेज एंड मीन एडवांसेज को की पॉलिसी को लेके आई। ये जो लोन है वैसे 3 महीने का टेनर होता है, जैसे अभी हमने देखा कि इसको 6 महीने तक एक्सटेंड किया गया है। और इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा। वो रेपो रेट का इंटरेस्ट होता है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारा हमने हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर देखें। उसमें हमने सारे रेट जो है, बैंक रेट, स्टेशनरी रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सबको हमने डिटेल में बताया है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है उसको भी हमने बताया है, उसको जरूर आप देखें, उससे आपको रेपो रेट समझ में आ जाएगा। तो ये वेज एंड मीन एडवांसेज, ये आपका जो है इसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसमें होती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मतलब कि आपको जो लिमिट दिया गया है वेज एंड एडवांस का, मीन्स एडवांस का, उससे आप ऊपर भी बोरो कर सकते हैं स्टेट्स, अगर उनको जरूरत ज्यादा है तो। लेकिन ये 21 दिनों के लिए होगा। लोन जो है 3 महीने के लिए होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 21 दिनों के लिए आपको दी जाती है। तो ये बेसिकली जो है वेज एंड मीन एडवांसेज के बारे में है। इसको जरूर आप नोट डाउन कर ले। आपका जो GS पेपर 3 है इकोनॉमिक्स, उसमें आपका ये काफी हेल्प करेगा, या ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्रिप्शन बटन के बाद आपको बेल का नोटिफिकेशन आएगा, साइन आएगा, जिसको आप जरूर दबाएं। और इसके साथ साथ हमारा जो है इंडियन इकोनॉमिक्स पे काफ़ी वीडियोज़ हैं,
बैंकिंग सिस्टम को लेकर के, फिजिकल पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, बजट को लेकर के, उसको आप जरूर देखें। और पॉलिटी पे भी हमारा वीडियो है और एनसीईआरटी भी हमने काफ़ी कवर किया है, उसको, उन वीडियोज़ को भी आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आपको ये सारे जो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।